थे आपका चैनल पर। होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ग्राफ वगैरह हम थोड़े से समझ लेंगे। हालांकि ये जो ग्राफ हैं हो सकता है क्वेश्चन में एमसीक्यूज फॉर्म में ना भी पूछे जाएं, लेकिन मतलब कि बना के नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो अगर ग्राफ आपको क्लियर है तो कोई भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं। तो जो आपके ग्राफ होते हैं ना, उनको समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो कभी कोई किसी के काम आता है, कभी कोई किसी के काम आता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक करके जाएं, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें मांग की लोच मैंने सारे प्रकार लिखे थे, उनके फार्मूलाज भी लिखे थे। देखिए जितनी भी मांग की लोच हैं, जितनी भी टाइप के 5 टाइप के हैं, तो इन सब के फार्मूलाज हैं, इन सब के ग्राफ भी हैं। तो सबको स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं तो कराऊंगी। ठीक है, मांग की कीमत लोच, जब मांग से प्रभावित, मांग जो है कीमत से प्रभावित होकर बढ़ती है घटती है, तो उसे कीमत लोच कहते हैं। इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, प्राइस की वजह से। मांग की आय लोच, मांग की आय लोच, जब आय की वजह से मांग में परिवर्तन आए, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू इनकम है। नेक्स्ट जो है वो आड़ी लोच, जिसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्रॉस डिमांड दोनों तरह की वस्तुओं के बारे में, मतलब कि कीमत किसी और वस्तु की परिवर्तन हो रही है, डिमांड किसी और की बढ़ रही है। मान लीजिए टी की तो प्राइस में चेंज आया और डिमांड में कॉफ़ी के चेंज आ गया, तो इसकी प्राइस से इसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, तो इसको हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है, किसी और पे असर पड़ रहा है। और क्रॉस डिमांड में सिर्फ स्थानापन्न वस्तुएं नहीं बल्कि पूरक वस्तुएं भी आती हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूँ, जब हम बात आड़ी लोच यानी क्रॉस डिमांड की करते हैं, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सप्लीमेंट्री गुड दोनों की बात करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी कि स्थानापन्न, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तुएं, दोनों ही आड़ी लोच में आती हैं। उसके बाद विज्ञापन लोच जो होती है वो क्या होती है कि किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट अगर हमने बढ़ा दिया तो उसकी सेल बढ़ रही है घट रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही घट रही है, उससे फ़र्क पड़ रहा है, तो ये विज्ञापन लोच होती है। स्थानापन्न आड़ी लोच होती है, इसमें पूरक और स्थानापन्न दोनों शामिल है। फिर भी स्थानापन्न अलग से भी देखिए, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा और इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और मार्केट में जो लोग भी स्थानापन्न वस्तुएं बेचते हैं उन्हें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि दूसरे की प्राइस क्या जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होता है इनके बीच, क्योंकि एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड अफेक्ट होती रहती है, इसलिए ज़रूरी होता है समझना। ठीक है, चलिए फिर आगे सबका ग्राफ समझ लेते हैं। बहुत आसानी से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ, पर लाइक करना ना भूलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा परछाई देख रहे होंगे, शायद मेरे हाथ की है या किसी चीज़ की। तो ये ग्राफ है, ये पूर्णतः लोचदार मांग को दिखाता है, कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूँ। ये थोड़ा ग्राफ हिंदी में था ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं बोल भी दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो कम्प्लीटली इलास्टिक डिमांड है ये। इसका ग्राफ कैसे, हमेशा जब आप ग्राफ बनाएं तो वर्टिकल लाइन पे प्राइस को लें और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्वांटिटी को लें। नंबर एक बात ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे आपको लेना है प्राइस। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस डी पर स्टेबल है, फिर भी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्स वाई उसके बाद जेड भी हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। सॉरी, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर डिमांड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसे हम इन्फिनिटिव डिमांड कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। जब भी बात आएगी पूर्णतः लोचदार, समझ जाइए इन्फिनिटी का साइन आपको बनाना है, इस तरह से लेटा हुआ 8 जिसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए फिर आगे एक ग्राफ और मतलब अभी तो काफ़ी ग्राफ हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए बेलोच मांग है। बेलोच मांग क्या होती है, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी इलास्टिसिटी है ही नहीं। प्राइस वर्टिकल लाइन पे आप देख रहे हैं, जेड फिर वाई फिर एक्स बढ़ता जा रहा है और डिमांड डी पर स्टेबल हो गई है, डिमांड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, एक स्केल की तरह खड़ी हुई है,
डिमांड सेम, बस प्राइस ही बढ़ रहा है। देन क्या है, इसमें तो डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है, चाहे प्राइस कितना बढ़े चाहे घटे, डिमांड उतनी की उतनी रहती है। इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़ीरो है, कुछ बदल ही नहीं रहा डिमांड में, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ज़ीरो हो गई। ठीक है, आई होप क्लियर। देखिए क्या है, अत्यधिक लोचदार मांग है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है। आप ये देखेंगे कि प्राइस का चेंज सिर्फ एस से टी है, इतना सा, ठीक है ना, छोटा सा चेंज, ये देखिए इतना सा चेंज है, ठीक है। और जबकि क्यू से एल तक डिमांड बढ़ गई, प्राइस में ज़रा सा चेंज आया, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो इसे हम अत्यधिक लोचदार डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। और इसका ग्राफ जो बनेगा ऊपर से बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट ढलाव की तरह बनेगा, और ये ग्रेटर देन 1 होती है क्योंकि अत्यधिक लोचदार होती है, प्राइस से ज़्यादा चेंज मांग में दिखाई पड़ता है। और देखिए, अगर आपको ऐसे पहचानना है तो मैं एक तरीका बता दूं, जो डिमांड की लाइन ना जितना स्टीप होगी, स्टीप मतलब फ्लैट होने की वजह से, सॉरी फ्लैटन जितना होगी, जितना फ्लैट होगी ना, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी, तो जितना उसके पास लाइन आ रही होगी हॉरिजॉन्टल होने के, तो वो उतनी ज़्यादा लोचदार होगी, और जो जितना स्टीप होगी, जितनी खड़ी हुई है, वो उतनी कम लोचदार होगी। अब जैसे ये तो बिल्कुल खड़ी सीधी होगी, तो ये लोचदार नहीं है। अगर ये ऐसी होती तो ये खड़े होने की स्थिति में आने वाली है, तो ये जो जितना मतलब स्टीप होगी, सीधी होने की स्थिति में आ रही होगी, वो उतनी कम लोचदार होगी, और जितना फ्लैटन होने की कंडीशन में आ रही होगी, उतना ज़्यादा लोचदार हो रही होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे। लोचदार मांग आप देख रहे हैं, एफ से डी तक प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ, ई से ई, सॉरी निशान ठीक नहीं लगाया, ई से क्यू तक मात्रा कम चेंज हुई, प्राइस में ज़्यादा चेंज, मात्रा में कम चेंज, तो लेस देन 1 इलास्टिसिटी है। तो मैंने आपको बताया था, जो जितना फ्लैटन होगी, जो जितना स्टीप होगी लाइन, जितना सीधी रेखा बना रही होगी, सीधे खड़े होने की कोशिश कर दोगी, ऐसे सीधी लाइन, सॉरी ऐसे सीधी लाइन में खड़े होने की कोशिश कर दोगी, जितना स्टीप होगी उतनी कम लोचदार होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो। ये है सबसे ज़्यादा शरीफ लोचदार डिमांड जिसे हम कहते हैं लोचदार मांग। क्यों? बिकॉज जितना चेंज प्राइस में है, उतना एग्जैक्ट, उतना लगभग उसके आसपास ही चेंज मात्रा में भी है, तो इसी को हम इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल 45 डिग्री की लाइन बनती है। ठीक है, ना तो ये फ्लैटन में, ना सीधी हो के पास, बिल्कुल बीच की लाइन होती है, 45 डिग्री की लाइन है। समझ जाइए कि जो है एकदम मात्रा लोचदार, यानी कि इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, आई थिंक। एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक दृष्टि से मांग की सारी श्रेणियां समझते हैं, यानी सारे टाइप। पूर्णतः लोचदार मांग, अनंत, इन्फिनिटिव का साइन, समतल लाइन, सीधी रेखा, ठीक है, एकदम सीधी फ्लैटन लाइन। पूर्णतः बेलोच, शून्य बोलते हैं इसको, शून्य, लंबवत, सीधी लाइन, ऐसे, ये पूर्णतः बेलोच मांग है, कोई चेंज ही नहीं है। उसके बाद अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार यानी इकाई से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, और ये चपटा बनेगा। चपटा का मतलब ऐसे करके फ्लैटन होने की पोजीशन में ही रहेगा ऑलमोस्ट। फिर बेलोच, इकाई से कम, ठीक है। अत्यधिक बेलोच देखो अलग बात है, और बेलोच होना अलग बात है। ये लेस देन 1 होती है, यानी अगर 0.7 है, 0.8 है, तो यानी कि इकाई से कम लोचदार है। ढालू मांग बनेगा ऐसे करके, और बल्कि इससे भी ज़्यादा ऐसे करके। उसके बाद लोचदार, लोचदार होगी जो इकाई के बराबर होती है, इक्वल टू 1, समकोणीय, ऐसे बिल्कुल 45 डिग्री की लाइन बनती है। तो आप एक ही ग्राफ में समझ गए कि क्या कहते हैं, क्या कंडीशन होती हैं, और कैसा दिखता है इनका ग्राफ। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए एक ये पेज आपको बहुत हेल्प दे देगा। बाकी ग्राफ की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ठीक है, छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है। आय लोच क्या होती है? जब आय बढ़ने के साथ साथ मांग में कोई परिवर्तन हो, आय बढ़े, मांग भी बढ़ जाए किसी चीज़ की। ऑब्वियसली आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आप ज़्यादा खरीदेंगे। अब उसके बाद अगर आय घट रही है, तो आप जैसे कोरोना काल में लोगों की आय घट गई, तो डिमांड्स कम कर दी ना उन्होंने, मांग मार्केट रही नहीं चीज़ों की। तो इस तरह से आय के सापेक्षता लोच इस तरह से होती है, पॉजिटिव होती है, आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, घटने के साथ घटती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, हाँ मैंने आज जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट हिंदी में ही ले लिया, अगली बार काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में ले लूँगी ताकि सभी बच्चों को ऐसा लगे कि सभी का ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और थैंक यू सुनकर, और ऐसा लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। और ज़रूर वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।